दोस्तों, दुनिया का 99% पैसा दुनिया के 1% लोगों के पास है। 99% लोग 1% लोगों के लिए काम करते हैं और ऐसा आज से नहीं बल्कि सदियों से होता आ रहा है, जिस वजह से गरीब लोगों को लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। मगर रियलिटी तो ये है कि अगर हम अमीर लोगों से उनका सारा पैसा लेके गरीबों में बांट दें तो कुछ सालों में वो पैसा फिर से अमीरों के पास आ जाएगा और अमीर लोग फिर से अमीर हो जाएंगे और गरीब वहीं आ जाएंगे जहां पहले वो थे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अमीर लोग पैसों को कमाने के साथ साथ पैसों को ग्रो करना भी जानते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी जैसे कई अमीर लोग खुद ये कहते हैं कि अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग इनकम के साथ पैसिव इनकम सोर्स नहीं बना सकते तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। यानी कि अमीर बनने के लिए आपको पैसिव इनकम बनाना पड़ेगा। लेकिन हर किसी के पास दिन में केवल 24 घंटे होते हैं, जिसमें वो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 जॉब्स ही कर सकते हैं। इसकी जगह अगर वो एसेट्स क्रिएट करते हैं तो वो जितना चाहे उतना कमा सकते हैं और अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं। और अमीर लोग यही करते हैं, वो एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं ताकि पैसे से पैसा कमा सकें और कम काम करके ज्यादा तेजी से वेल्थ बना सकें। तो अगर आप भी सोते सोते पैसे कमाने का सपना देखते हो तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 ऐसे एसेट्स शेयर करूंगा जिनमें दुनिया के ऑलमोस्ट सभी अमीर लोग अपने पैसे निवेश करते हैं। और सिर्फ इनके फायदे ही नहीं, इनके चैलेंजेस भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको अपने लिए सही एसेट्स चुनना और भी इजी हो जाएगा। एसेट नंबर 1 है रियल एस्टेट। इसमें आपको रेंटल इनकम मिलती है। रियल एस्टेट एक पुराना और ट्रस्टेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इसमें आप प्रॉपर्टी खरीद कर उसे रेंट पर दे सकते हैं या फिर टाइम के साथ प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ने पर उसे बेचकर प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। इसके कुछ फायदे ये हैं। नंबर 1, स्टेडी कैश फ्लो। अगर आप किसी ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं जहां डिमांड हो तो आपको हर महीने रेंट मिलता है। ये एक रिलायबल और कंसिस्टेंट इनकम सोर्स है। नंबर 2 है एप्रिसिएशन। समय के साथ प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है जो आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट प्रोवाइड करती है। नंबर 3 है टैक्स बेनिफिट्स। आप अपनी रेंटल प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम पर टैक्स डिडक्शन भी ले सकते हैं। मॉर्गेज इंटरेस्ट, प्रॉपर्टी टैक्सेस और रिपेयर पर आपको डिडक्शंस मिलते हैं। नंबर 3 है इन्फ्लेशन हेज। रियल एस्टेट इन्फ्लेशन के दौरान अपनी वैल्यू को प्रोटेक्ट करता है। रेंट भी इन्फ्लेशन के साथ बढ़ता है जो आपके इनकम स्ट्रीम को स्टेबल रखता है। अब दोस्तों, इसके चैलेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 1 है हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सिग्निफिकेंट कैपिटल की जरूरत होती है। प्रॉपर्टी की प्राइसेस बहुत हाई हो सकती हैं जो हर किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं होती। नेक्स्ट है मेंटेनेंस कॉस्ट। प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस और रिपेयर कॉस्टली हो सकती है। अगर आपको रिपेयर्स का सामना करना पड़े तो आपको एक्स्ट्रा टाइम और पैसा स्पेंड करना पड़ सकता है। एंड लास्ट है मार्केट वॉलेटिलिटी। प्रॉपर्टी मार्केट कभी कभी फ्लक्चुएशन का शिकार हो सकती है। अगर मार्केट गिरता है तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी गिर सकती है जो आपको लॉस दे सकती है। एसेट नंबर 2 है डिविडेंड स्टॉक्स। डिविडेंड स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जो कंपनीज अपने प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा आपको रेगुलर डिविडेंड के रूप में देती हैं। ये स्टॉक्स जनरली स्टेबल और प्रॉफिटेबल कंपनीज के होते हैं। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना भी बहुत इजी होता है। आप अपने स्मार्टफोन से ही बस कुछ क्लिक्स के साथ अपना मनपसंद शेयर खरीद सकते हो। बस आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो एक अच्छे और रिलायबल कंपनी के डीमैट अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। यू कैन चेक दैट आउट। अब इसके कुछ फायदों की बात कर लेते हैं। नंबर 1 है रेगुलर इनकम। डिविडेंड स्टॉक्स आपको क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली डिविडेंड पेमेंट्स देते हैं। ये आपको एक स्टेडी इनकम सोर्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। अगर आप डिविडेंड को री इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो बढ़ता है। डिविडेंड से आप एडिशनल शेयर्स खरीद सकते हैं जो लॉन्ग टर्म में सिग्निफिकेंट रिटर्न्स दे सकते हैं। नंबर 3 है स्टेबिलिटी। डिविडेंड पेइंग कंपनीज जैसे ब्लू चिप स्टॉक्स ज्यादा स्टेबल होते हैं। ये कंपनीज अपने डिविडेंड्स को कंसिस्टेंटली पे करती हैं जिससे आपको रिलायबल इनकम स्ट्रीम मिलता है। एंड लास्ट है लोअर रिस्क। डिविडेंड पेइंग कंपनीज का परफॉर्मेंस मार्केट फ्लक्चुएशन से कम अफेक्टेड होता है जो आपको रिस्क मैनेज करने में मदद करता है। अब इस एसेट के कुछ चैलेंजेस के बारे में भी जान लेते हैं। नंबर 1 है मार्केट वॉलेटिलिटी। स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी कभी कभी डिविडेंड पे आउट को अफेक्ट कर सकती है। अगर मार्केट गिरता है या कंपनी की परफॉर्मेंस वीक होती है तो डिविडेंड पेमेंट्स कट हो सकती हैं। नेक्स्ट है डिविडेंड कट्स। अगर कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ वीक होती है तो वो अपने डिविडेंड पेमेंट्स को कट कर सकती हैं जो आपके इनकम स्ट्रीम को अफेक्ट करेगा। एंड लास्ट है स्लो ग्रोथ। डिविडेंड स्टॉक्स का ग्रोथ टिपिकली स्लो होता है। अगर आप ज्यादा कैपिटल एप्रिसिएशन चाहते हैं तो डिविडेंड स्टॉक्स वो रिटर्न नहीं दे सकते जो हाई ग्रोथ स्टॉक्स प्रोवाइड करते हैं। एसेट नंबर 3 है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स एक ऐसी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी है जिसमें आप किसी कंपनी या गवर्नमेंट को लोन देते हो और बदले में आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। ये फिक्स्ड इंटरेस्ट आपको रेगुलर पेमेंट्स के रूप में मिलता है। इसके कुछ फायदे इस तरह से हैं। नंबर 1 है स्टेबल इनकम। बॉन्ड से आपको फिक्स्ड और प्रेडिक्टेबल इंटरेस्ट मिलता है जो एक रिलायबल और स्टेडी इनकम स्ट्रीम का जरिया बन सकता है।
सेकंड है लो रिस्क। अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स या हाई रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो तो रिस्क काफी कम होता है, ये आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं। थर्ड है डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपने पहले स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है तो बॉन्ड से आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। बॉन्ड्स आपको स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी से बचाते हैं। लास्ट है टैक्स बेनिफिट्स। कुछ बॉन्ड्स जैसे म्युनिसिपल बॉन्ड्स आपको टैक्स फ्री इनकम भी प्रोवाइड करते हैं। नाउ बारी है इसके चैलेंजेस की। नंबर 1 है लो रिटर्न्स। बॉन्ड्स का रिटर्न जनरली लो होता है, खासकर अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स या लो रिस्क बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये आपको स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में कम रिटर्न्स दे सकते हैं। सेकंड है इंटरेस्ट रेट रिस्क। जब इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में बढ़ते हैं तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स की वैल्यू गिर सकती है, ये आपके इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म में अफेक्ट कर सकता है। लास्ट है इन्फ्लेशन रिस्क। बॉन्ड्स का रिटर्न इन्फ्लेशन के बढ़ने पर कम हो सकता है। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा हो तो बॉन्ड इंटरेस्ट आपके रियल परचेजिंग पावर को अफेक्ट कर सकता है। ऐसा नंबर 4 है पीयर टू पीयर लैंडिंग। इसमें आप डायरेक्टली लोन देते हो। पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स में आप डायरेक्टली इंडिविजुअल्स या स्मॉल बिजनेसेस को लोन देते हो और बदले में आपको इंटरेस्ट मिलता है। P2P लैंडिंग एक मॉडर्न और ग्रोइंग ट्रेंड है। इसके कुछ फायदे ये हैं। नंबर 1 है हाई रिटर्न्स। P2P लैंडिंग से आपको हाई इंटरेस्ट रेट मिलते हैं जो आपको सेविंग्स अकाउंट्स या बॉन्ड से ज्यादा रिटर्न्स दे सकते हैं। नंबर 2 है डाइवर्सिफिकेशन। आप अपने पैसे को मल्टीपल बोरोवर्स के बीच डिवाइड कर सकते हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट रिस्क को स्प्रेड करने में मदद करता है। एंड नंबर 3 है पैसिव इनकम। P2P लैंडिंग एक पैसिव इनकम सोर्स है। एक बार जब आप लोन दे देते हैं, प्लेटफॉर्म आपके बिहाफ पे रीपेमेंट्स हैंडल करता है। नाउ इसके चैलेंजेस की बारी। नंबर 1 है डिफॉल्ट रिस्क। अगर बोरोवर लोन रीपे नहीं कर पाता तो आप अपना पैसा लूज कर सकते हैं। डिफॉल्ट रेट्स काफी हाई हो सकते हैं जो आपके रिटर्न्स को अफेक्ट करते हैं। नंबर 2 प्लेटफॉर्म रिस्क। P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स के अंडर नहीं आते हैं, इसलिए प्लेटफॉर्म का फेलियर हो सकता है जो आपके इन्वेस्टमेंट को रिस्क में डाल सकता है। नंबर 2 लिक्विडिटी इश्यूज। P2P लोन्स को तुरंत सेल या ट्रांसफर करना मुश्किल हो सकता है। अगर आपको अपने पैसे की जरूरत है तो आपको अपना लोन जल्दी बेचना मुश्किल हो सकता है। ऐसा नंबर 5 है रियल एस्टेट क्राउड फंडिंग। रियल एस्टेट क्राउड फंडिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें आप अपने छोटे इन्वेस्टमेंट्स को पूल करके बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का मौका देता है बिना बड़ा कैपिटल लगाए। इसके कुछ फायदे ये हैं। नंबर 1 लो एंट्री बैरियर्स। आपको किसी बड़ी अमाउंट की जरूरत नहीं होती, आप छोटे इन्वेस्टमेंट से भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर 2 पैसिव इनकम। प्रॉपर्टी रेंटल इनकम और सेल से आपको रेगुलर इनकम मिल सकती है जो पैसिव इनकम का सोर्स है। नंबर 3 डाइवर्सिफिकेशन। रियल एस्टेट क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स पर आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं। नाउ इसके कुछ चैलेंजेस की बारी। नंबर 1 प्लेटफॉर्म रिस्क। अगर क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म काम नहीं करता या स्कैम हो जाता है तो आप अपने पैसे को लूज कर सकते हैं। नंबर 2 लिमिटेड लिक्विडिटी। रियल एस्टेट क्राउड फंडिंग इन्वेस्टमेंट्स टिपिकली लॉन्ग टर्म होते हैं और आप अपने पैसे को जल्दी लिक्विडेट नहीं कर सकते। नंबर 3 अनसर्टेन रिटर्न्स। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में रिटर्न्स कभी कभी अनसर्टेन होते हैं। मार्केट कंडीशंस और प्रॉपर्टी वैल्यूज फ्लक्चुएशन की वजह से आपको डिजायर्ड रिटर्न्स नहीं मिल सकते। ऐसा नंबर 6 है रॉयल्टीज। इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से इनकम होती है। रॉयल्टीज उन लोगों के लिए होती हैं जो क्रिएटिव वर्क करते हैं जैसे म्यूजिक, बुक्स, पेटेंट्स एटसेट्रा। अगर आपने कोई क्रिएटिव वर्क क्रिएट किया है तो उससे आपको रेगुलर रॉयल्टीज मिलती हैं। इसके कुछ फायदे ये हैं। नंबर 1 पैसिव इनकम। एक बार जब आपका वर्क मार्केट में आ जाता है उसके बाद आपको रॉयल्टीज के फॉर्म में रेगुलर इनकम मिलती है। नंबर 2 लॉन्ग टर्म रेवेन्यू। अगर आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जाता है जैसे एक हिट सॉन्ग या बेस्ट सेलिंग बुक तो आपको इनकम लाइफ लॉन्ग मिलती रहेगी। नंबर 3 है स्केलेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है जो आपके रॉयल्टीज को मल्टीप्लाई करता है। बट इसके कुछ चैलेंजेस हैं जो कि ये हैं। नंबर 1 इनिशियल एफर्ट। क्रिएटिव वर्क बनाने में टैलेंट और एफर्ट लगता है। इस प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाने में काफी पेशेंस और डेडिकेशन की जरूरत होती है। नंबर 2 मार्केट रिस्क। अगर आपका वर्क मार्केट में सक्सेसफुल नहीं होता तो आपको रॉयल्टी इनकम मिलने में काफी वक्त लग सकता है या कभी नहीं मिल सकती। नंबर 3 कॉपीराइट डिस्प्यूट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के ऊपर कॉपीराइट इश्यूज हो सकते हैं जो आपकी रॉयल्टी इनकम को अफेक्ट करते हैं। ऐसा नंबर 7 है हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट। यहाँ पे आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट्स ट्रेडिशनल सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं जो आपके सेविंग्स को ग्रो करते हैं। ये लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इसके कुछ फायदे ये हैं। नंबर 1 लो रिस्क। आपका प्रिंसिपल अमाउंट सिक्योर रहता है और आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है जो सेफ इन्वेस्टमेंट चॉइस है। नंबर 2 लिक्विडिटी। आप अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हैं जो हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट को शॉर्ट टर्म सेविंग्स के लिए आइडियल बनाता है। नंबर 3 स्टेडी इनकम।
इंटरेस्ट इनकम आपको रेगुलर मिलता है जो आपकी ओवरऑल सेविंग्स को ग्रो करता है। नाउ इसके कुछ चैलेंजेस की बारी। नंबर 1, लो रिटर्न्स। हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट का रिटर्न स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट के कंपैरिजन में बहुत लो होता है। नंबर 2, इन्फ्लेशन रिस्क। अगर इन्फ्लेशन हाई हो तो आपका अर्न इंटरेस्ट एक्चुअल परचेजिंग पावर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। ऐसा नंबर 8 है एन्युटीज। एन्युटीज एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो आपको फिक्स्ड इनकम स्ट्रीम प्रोवाइड करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रिटायरमेंट के लिए काफी पॉपुलर है। इसके फायदे, पहला है गारंटेड इनकम। एन्युटीज आपको फिक्स्ड और प्रेडिक्टेबल इनकम देती है जो आपको रिटायरमेंट में फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। नंबर 2, टैक्स डेफरल। आपके एन्युटीज रिटर्न्स टैक्स फ्री ग्रो करते हैं जो आपको अपने सेविंग्स को ज्यादा एफिशिएंटली मैनेज करने में मदद करते हैं। नंबर 3, कस्टमाइजेशन। आप अपने नीड्स के हिसाब से एन्युटीज को कस्टमाइज कर सकते हैं। आप फ्लेक्सिबल पे आउट ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। नाउ इसके चैलेंजेस की बारी। नंबर 1, कम्प्लेक्सिटी। एन्युटीज का स्ट्रक्चर समझना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। हर एन्युटी प्लान का अपना रिस्क और रिवार्ड प्रोफाइल होता है। नंबर 2, लिक्विडिटी इश्यूज। एन्युटीज को लिक्विडेट करना मुश्किल हो सकता है। अगर आपको अपने पैसे की जरूरत है तो आप अपने एन्युटीज का कैश वैल्यू निकालने में परेशानी फेस कर सकते हैं। नंबर 3 है फीस। एन्युटीज में हिडन फीस हो सकती है जो आपके रिटर्न्स को रिड्यूस कर सकती है। ऐसा नंबर 9 है बिजनेस ओनरशिप, यानी कि खुद का बिजनेस चलाना। बिजनेस ओनरशिप एक ऐसा एसेट है जो आपको हाई इनकम और ग्रोथ का पोटेंशियल दे सकता है। अगर आप खुद का बिजनेस चलाते हैं तो ये आपके लिए एक रिलायबल और लॉन्ग टर्म इनकम सोर्स हो सकता है। इसके फायदे, नंबर 1, हाई अर्निंग पोटेंशियल। अगर आपका बिजनेस सक्सेसफुल होता है तो आपको हाई रिटर्न्स मिलते हैं। बिजनेस ओनरशिप आपको अपने अर्निंग्स पे कंप्लीट कंट्रोल देता है। नंबर 2, फ्लेक्सिबिलिटी। आप अपने बिजनेस के डिसीजंस खुद लेते हैं जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी और इंडिपेंडेंस देता है। नंबर 3 है स्केलेबिलिटी। बिजनेस को स्केल करना आसान होता है। आप नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं या नए मार्केट्स में एक्सपैंड कर सकते हैं। नाउ इसके चैलेंजेस की बारी। नंबर 1, हाई रिस्क। बिजनेस ओनरशिप हाई रिस्क एक्टिविटी होती है। अगर आपका बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल नहीं होता तो आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। नंबर 2, टाइम कंज्यूमिंग। बिजनेस को मैनेज करना टाइम और एनर्जी काफी लगाता है। आपको 24/7 ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं। नंबर 3, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सिग्निफिकेंट कैपिटल की जरूरत होती है। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो फंडिंग मिलने में मुश्किल हो सकती है। 10th एंड लास्ट एसेट है कलेक्टिबल्स। कलेक्टिबल्स जैसे आर्ट, रेयर कॉइन्स या विंटेज वाइन में इन्वेस्ट करना भी एक यूनिक तरीका है इनकम जनरेट करने का। ये आइटम्स टाइम के साथ अपनी वैल्यू इंक्रीज करते हैं जो आपको हाई रिटर्न्स दे सकते हैं। इसके फायदे हैं, नंबर 1, कैपिटल एप्रिसिएशन। कलेक्टिबल्स स्पेशली रेयर आइटम्स टाइम के साथ अपनी वैल्यू को एप्रिशिएट करते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट दे सकते हैं। नंबर 2, डाइवर्सिफिकेशन। कलेक्टिबल्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने से आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। नंबर 3, इन्फ्लेशन हेज। ये आइटम्स इन्फ्लेशन के दौरान अपनी वैल्यू को प्रोटेक्ट करती हैं जो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। नाउ इसके कुछ चैलेंजेस। नंबर 1, मार्केट वोलेटिलिटी। कलेक्टिबल्स मार्केट काफी वोलेटाइल हो सकती है। आइटम्स की वैल्यू मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से फ्लक्चुएट कर सकती है। नंबर 2, लिक्विडिटी इश्यूज। रेयर कलेक्टिबल्स को बेचना कभी कभी मुश्किल हो सकता है। आपको बायर्स को फाइंड करना और सही प्राइस मिलना चैलेंजिंग हो सकता है। नंबर 3, स्टोरेज एंड मेंटेनेंस। रेयर आइटम्स को स्टोर करना और उनकी मेंटेनेंस करना कॉस्टली हो सकता है। ये आइटम्स डैमेज हो सकती हैं अगर उन्हें प्रॉपर्ली प्रिजर्व ना किया जाए। नाउ दोस्तों, कंक्लूजन की बारी। इनकम जनरेटिंग एसेट्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। हर एसेट क्लास का अपना फायदा और रिस्क है। आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से ही अपने एसेट्स चूज करने चाहिए। अगर आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को इंटेलिजेंटली मैनेज करते हैं तो आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी में सक्सेस पा सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस सोच समझकर और थोरो रिसर्च के बाद ही लेने चाहिए। आप अपना फेवरेट एसेट कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उन तक भी ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पहुंच सके।